कीर्ति आहूजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो कीर्ति जी का बहुत बहुत स्वागत। मैं कीर्ति जी को ले रहा हूं स्टूडियो में। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। कीर्ति जी, आज 11 साल बापू जी को पूरे हो गए। 31 अगस्त 2024 आज का दिन 11 वर्ष पूरे बापू जी को कारावास में हो गए। बहुत बड़ा अन्याय बापू जी के साथ जो हो रहा है उसी का यहाँ जंतर मंतर पे वो आक्रोश दिखाई दे रहा है, जो एक वेदना, एक पीड़ा भी दिखाई दे रही है। सब जो यहाँ एकत्रित हुए, ये जो आंदोलन हो रहा है, कीर्ति जी आप क्या कहेगी? आपको भी आज आंदोलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन आप किसी कारणवश नहीं उपस्थित हो पाई। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ से संबोधित कर रही हैं हमारे दर्शकों को और वहाँ जंतर मंतर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को। कीर्ति जी, देखिए, कुछ समय पहले एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि अहमदाबाद केस, जो आसाराम बापूजी का केस हुआ था, उसमें जो जजमेंट आई थी अहमदाबाद कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस मैंने बनाया था। कुछ लोगों ने यहाँ पर देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल फाइट फॉर अ राइट पे। उसमें मैंने बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय, जो कि सिर्फ बापूजी के केस से रिलेटेड नहीं, बल्कि ये एक आई कैन से कि एक हर सिटीजन के लिए एक सोचने की बात है, एक विचारणीय विषय है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय था। वो ये था कि उस जजमेंट के एनालिसिस में जब मैंने देखा कि केस के फैक्ट्स तो ये बता रहे थे कि देयर वाज अ डिले ऑफ 12 इयर्स, यानी उस केस के फैक्ट्स ये हैं कि 12 साल बाद जो कंप्लेनेंट है, विक्टिम लड़की है, उसने 12 साल बाद जाके कंप्लेंट की है। तो जब ये सवाल आया ऑनरेबल कोर्ट ऑफ अहमदाबाद के सामने कि 12 साल के डिले के बाद कोई लड़की आके बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो इतने बड़े डिले का क्या कारण है? कोई कारण तो दिया नहीं है लड़की ने। तो फिर आप 12 साल बाद बिना किसी कारण के, आप 12 साल बाद किसी के सिर्फ कहने पर किसी को कन्विक्शन कैसे कर देंगे? तो मैंने जब वो जजमेंट में ये आंसर ढूंढने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें आंसर ये दिया है कि बिकॉज जो बापूजी हैं वो बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, बहुत बड़े साधु हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स बहुत हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, उनके बहुत सारे लोग उनको मानने वाले, उनके आश्रम में आए दिन पुलिस आती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, जजेस आते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग आते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं। तो इतने बड़े कोई आदमी है और एक लड़की है साधारण सी, तो वो अगर 12 साल बाद कह रही है कि मैं इसलिए नहीं कंप्लेंट कर पाई क्योंकि ये बहुत बड़े इंसान थे, बहुत मुझे डर लग गया था, तो कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आप बहुत बड़े इंसान हैं, क्योंकि आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आप इतने बड़े पद पर हैं, इसीलिए मैं ये मानता हूं कि यस, एक साधारण लड़की जो है वो डर गई, इसलिए 12 साल तक जो है वो कंप्लेंट नहीं करने आई। सो मैं इसमें कहता हूं कि यस, ये डिले जो है वो एक्सप्लेनेबल है, और मैं इस डिले को नहीं देखता हूं, मैं नहीं देखता हूं कि 12 साल का डिले है, ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। सो ये एक बहुत विचारणीय विषय है कि अगर हम इसको लीगल वर्ड्स में बोलते हैं डिस्क्रिशन, यानी अब ऐसी जगहों पर कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो क्या करे। जैसे एक तो होता है कि लीगल पैरामीटर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई डेथ, मर्डर और रेप का केस है, मान लीजिए अभी जैसे कोलकाता रेप एंड मर्डर केस है, उसमें क्लियर एविडेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, बिकॉज एक मर्डर हुआ है, उसमें ये सारे एविडेंसेस हैं, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, क्या मेडिकल रिपोर्ट है, क्या विटनेसेस हैं, ये सब देखकर कोर्ट को उन पैरामीटर्स पर डिसीजन देना है। लेकिन एक होता है जैसे ये बापूजी का केस है अहमदाबाद वाला, इसमें क्या है, इसमें 12 साल बाद तो कोई एविडेंस हो ही नहीं सकता है, कोई मेडिकल नंबर 1 रिकॉर्ड नहीं हो सकता, नंबर 2 कोई मर्डर नहीं है, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, तो इसमें क्या चीज है 12 साल बाद? अब जज कौन से एविडेंस देख रहे हैं? तो जज यहाँ पे अपनी डिस्क्रिशन लगा रहे हैं, यानी देयर इज अ डिस्क्रिशन टू द जज कि कैसे उसको वो समझेंगे। अब ये तो डिस्क्रिशन हर एक ह्यूमन माइंड का, इवन जज इज अ ह्यूमन बीइंग, वो अपने माइंड अप्लाई कर रहे हैं। सो अगर एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना है तो वो अब यहाँ पर जज के डिस्क्रिशन पर आ गया। अब एनी जज, एनी कोर्ट ऑफ लॉ जो डिस्क्रिशन को यूज कर रहे हैं, वो इतना एक्सीड नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल लगे। एक डिस्क्रिशन अगर कोई जज अप्लाई कर रहे हैं अपना ह्यूमन माइंड लगा के कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, जहां पर एक संभावना है कि 12 साल बाद कोई झूठ भी तो बोल सकता है, अब यहाँ पे जज को अपना डिस्क्रिशन लगाना है, तो वो अपना डिस्क्रिशन कैसे लगा रहे हैं? रीजन क्या दे रहे हैं? क्योंकि आप बहुत बड़े पद पर हैं, क्योंकि आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, क्योंकि बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर्स आपके यहाँ आए दिन आते हैं। अब ये सोचनीय विचार है, ये एक विचारणीय पॉइंट है, सिर्फ बापूजी के केस के लिए नहीं,
मुझसे मेरे काफी क्लाइंट्स पूछते हैं, मेरे कलीग्स पूछते हैं कि मैम हमारे पास तो आए दिन इतने केस आते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा कैसे हुआ है? सो मैं खुद उनको बताती हूँ कि ये जो डिस्क्रिशन है, ये सिर्फ बापूजी के केस के लिए नहीं, फॉर एवरी सिटीजन ये एक इंपॉर्टेंट विषय है सोचने का। एंड इवन आई कैन से कि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यानी आज आप देखेंगे सबसे ज्यादा पुलिस तो किसके घर में आती? जजेस के घर में ही आना जाना पुलिस का जाता है। सबसे बड़ी पोस्ट पर तो देश के सीजीआई है, सबसे, और उससे उससे बड़ी पोस्ट पे तो प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, उनके वो उससे बड़ी पद क्या होगी? तो कल को कोई बड़ा नेता ही नहीं बनना चाहेगा, कल को कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर नहीं बनना चाहेगा, कल को कोई माँ बाप अपने बच्चों को कहेंगे आप कलेक्टर मत बनो, आप कोई बड़े स्तर पे मत जाओ, आप बड़े पद को मत लो, आप बड़ा नेता मत बनो, देश के लिए बड़ा कुछ काम मत करो, क्योंकि आप बड़े बनोगे। अब इस जजमेंट का आने वाले समय में क्या इफेक्ट होगा? अब इस जजमेंट को यूज किया जाएगा, क्योंकि इस जजमेंट में ये कहा गया कि आप बड़े पद पर हैं, आपके पास इतनी अप्रोचेज हैं, आपके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, इसीलिए हम 12 साल का डिले नहीं देखेंगे। तो कितनी विचारणीय बात है ये। यानी कल को माँ बाप अपने बच्चों को कहेंगे बेटा आप जो है ना बड़े पद पे मत जाना, क्योंकि 12 साल बाद कोई आके आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा तो कोर्ट उस लड़की की सुनेगी इसी रीजन पर, क्योंकि आप बड़े पोस्ट पर हैं। फिर तो कोई बड़ा आदमी बनना ही नहीं चाहेगा ना। अगर यही एक पॉइंट पर अगर कोर्ट इस तरह से जजमेंट देने लगेगी, और इसीलिए मैंने उस समय वीडियो में भी कहा था कि ऑल इंटेलेक्चुअल पीपल शुड थिंक अबाउट इट, नॉट जस्ट कि ये बापूजी का केस है, एक माइंडसेट बना लिया गया है कि एक साधु का केस है इसलिए हम उस तरह से ही सोचेंगे। क्यों? क्या कोई साधु बनना क्या एक तरह से पाप हो गया है? क्या फॉलोअर्स होना, फैन फॉलोइंग होना कोई एक तरह से एक गलती हो गई है? दैट कि आप उसी रीजन की वजह से आप एक अपना माइंडसेट बना लेंगे। अभी कुछ दिन पहले सनातन संस्था जो गोवा में है, उनके केस पर भी मैंने बात की थी अपने यूट्यूब चैनल पर, मैंने उनके केस का भी एनालिसिस बताया था। उस केस में मैंने बताया था कि कितने सालों तक बेल नहीं मिली, और आज वो 4 आरोपी जिनको बनाया गया था वो एक्विट हो गए, बाइज्जत बरी हो गए, और कितने सालों तक बेल नहीं हो पाई। अब साधारण कोई केस होता तो एज ए लॉयर मैं आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर, आई मीन क्रिमिनल साइड, और आप किसी भी क्रिमिनल साइड के एडवोकेट से पूछ लें कि ऐसे केसेस में बेल मिल जाती है, बट उसमें भी बेल नहीं मिली बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। ये माइंडसेट ऐसा क्यों बना लिया गया है? दैट बिकॉज आप एक साधु हैं, आप एक इस पद पर हैं, इसीलिए आपके हम अगेंस्ट इसी तरह से सोचेंगे, एक माइंडसेट बना लिया गया है। सो दैट माइंडसेट शुड बी चेंज्ड, बिकॉज लॉ क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? that there should be no difference between anybody while giving justice. justice देते समय किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना होता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस पद पर है। अगर कोर्ट ऑफ लॉ में कोई अगर कोई गुंडा बैकग्राउंड का भी हो, उसको भी कोर्ट सुनती है कि नहीं सुनती है? बिल्कुल, उसको भी पूरा राइट दिया जाता है सुनने का। तो क्यों ऐसा माइंडसेट है कि कोई एक साधु है तो उसके लिए अलग माइंडसेट बना के रखा है? मैंने जैसे एग्जांपल बताया सनातन संस्था का, वैसे एग्जांपल बापूजी का है। तो मैंने जब सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी मैंने ये बात कही थी कि आप यहाँ पर ये मत देखिए कि ही इज आसाराम बापू, आप ये मत देखिए, आप ये देखिए कि एक नॉर्मल इंसान है, उसके ये केस के फैक्ट्स हैं। क्योंकि अगर आप एक नहीं इस तरह से देखेंगे तो जब कल को ये जो जजमेंट्स आई हैं आसाराम बापू के केस में, तो कल को जब इन जजमेंट्स को एज साइटेशंस यूज किया जाएगा इन फ्यूचर, तब थोड़ी ना ये देखा जाएगा कि आसाराम बापू का केस था इसलिए इसको साइटेशन मत यूज करो। क्या तब ये देखा जाएगा? नो। उस समय तो जब कोई साइटेशन पेश की जाएगी, यही जब ट्रायल कोर्ट की जजमेंट हाई कोर्ट से अगर मान लीजिए कि ये अपहेल्ड होती है तो वो साइटेशन यूज होती है। कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है वो एज साइटेशन हम लॉयर्स यूज करते हैं। तो कल को यूज करेंगे लोग तो इस वजह से उसको साइड कर देंगे, नहीं नहीं आसाराम बापू का एक्सेप्शनल केस था। नो, एक्सेप्शनल केस नहीं माना जाएगा तब ये साइटेशन यूज होगी। देयरफॉर ये एक सोचनीय विषय है, इसीलिए ये विचारणीय विषय है कि क्या इस तरह की जजमेंट्स आने वाले समय में क्या ये सही होंगी? ये सबके लिए सोचने वाली बात है, और ये छोटी बात नहीं है। बिकॉज देखिए कल को मान लीजिए कोई बड़े पद पर कोई है और इसी साइटेशन का हवाला देखिए कोई भी कोई पुरानी फ्रेंड हो, कोई पुरानी कोई रिश्तेदार हो, वो आके बोल दे 12 साल बाद 15 साल बाद कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो फिर कोई एविडेंस तो है नहीं, और इसी जजमेंट को लेकर कोर्ट में जो है ये आर्ग्यू किया जाएगा कि इस कोर्ट ने तो ये कहा था ना, इस कोर्ट ने ये कहा था कि आप बड़े हैं इंसान, एक बड़े पद पर हैं, आपकी इतनी अप्रोचेज है,
इसीलिए ये डीले नहीं हम देखेंगे इस केस में। तो इसके कितने ज्यादा बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। सो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि मैंने उस समय भी उठाया था, एंड आई रिपीट इट अगेन, बिकॉज ये सिर्फ आसाराम बापू की बात नहीं है, ये हर किसी को सोचने की बात है। जी, तो आसाराम जी बापू, आज 11 वर्ष बापू जी को पूरे हो गए, अन्यायपूर्ण बापू जी का कारावास आज। और कीर्ति जी ने यही बात रखी है कि केवल बापू जी के साथ, मतलब बापू जी के साथ ऐसा हो रहा है तो ये आने वाला भविष्य कितना खराब होगा, कि मतलब कितना आगे क्या कुछ नहीं, मतलब इसमें झेलना पड़ेगा निर्दोष लोगों को। तो और कीर्ति जी, ये जो ऐसे आंदोलन कई बार हो चुके हैं, कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, और क्या क्या नहीं हुआ, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया में बात रखी जा रही है, लेकिन कोई एक आशा की किरण अभी तक नजर नहीं आई। बस केवल एक 7 दिन की पैरोल मिली है, वो भी एक माधोबाग में बापू जी का इलाज चल रहा है। पता नहीं कब वो पूरा होगा और बापू जी फिर चले जाएंगे, यही सबको एक पीड़ा सबको सता रही है। क्या कहेंगे इस पर कीर्ति जी आप? देखिए, पैरोल के मामले में मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि एक बार रिलीफ दे के तो देखें, बिकॉज कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट रखी जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टेट, स्टेट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट रखी जाती है कि आप अगर रिलीज करेंगे इनको तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। तो उस समय भी मैंने कहा था कि कोर्ट में एडवोकेट ने ये आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए कि आप एक बार रिलीज करके देखिए तो सही। आप पहले से ही ये अनुमान लगा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी देखिए, अभी 3 दिन हो गए आई गेस माधवबाग हॉस्पिटल गए हुए आसाराम बापू को, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन तो अराइज नहीं हुई है। सो इसीलिए कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट रखनी चाहिए थी, और फिर उसके बाद रखी गई है। और अभी जो 7 डेज का पैरोल मिला है, तो उसके बाद से अब कोर्ट के सामने आर्ग्यू रखना चाहिए कि दैट देखिए कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं हुआ है। सो देयरफॉर अभी इसी तरह का एग्जांपल राम रहीम उनका भी है। उन्होंने भी जब फर्स्ट टाइम डाला था तब ये आर्ग्यूमेंट रेज हुई थी कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन जब एक बार रिलीज करके देखा तब कुछ नहीं हुआ। वो आराम से बाहर आते हैं, बाहर आके अपने आश्रम में सेपरेटली रहते हैं और ऑनलाइन सत्संग करते हैं, उनका सब कुछ चलता है प्रोग्राम्स, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से आसाराम बापू के केस में भी मैंने यही कहा था और यही कहा गया फिर उसके बाद से कोर्ट में, तो कोर्ट ने 7 डेज का रिलीफ दिया है। सो आई गेस कि आगे भी इस तरह से कोर्ट में आर्ग्यूमेंट एडवोकेट से रखनी चाहिए दैट कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अराइज नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट मेडिकल ग्राउंड्स पर तो रिलीफ देना ही चाहिए। इंटरिम रिलीफ के तौर पर मेडिकल ग्राउंड्स पे मैंने कई सारे एग्जांपल्स भी बताए थे एक वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि मेडिकल ग्राउंड्स पर किन किन को किस किस समय पर रिलीफ दी गई है। बिकॉज मेडिकल ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड है जो कि सेपरेट मेरिट से हटके होता है, और मेडिकल राइट इज एवरीबडीज राइट। वहां पे मैंने आई थिंक 8 एग्जांपल्स दिए थे, जिसमें 8 केसेस में मैंने बताया था कि ओनली ऑन द सोल ग्राउंड ऑफ मेडिकल एक इंसान को मेडिकल रिलीफ देने का तो पूरा, उसको लेने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ये उसको राइट देता है। तो मेडिकल ग्राउंड्स पे ही आसाराम बापू को भी अभी आगे रिलीफ लेना चाहिए, बिकॉज उनकी कंडीशन, जैसा कि मुझे पता चली है कि हार्ट की उनकी कंडीशन काफी सीरियस है, तो मेडिकल ग्राउंड्स पर आगे भी उनको रिलीफ से इन बातों पर लेना चाहिए। जी, कई दर्शकों के कमेंट्स है, अलग अलग तरीके से बात एक ही आ रही है कि मतलब कई ऐसा पूछना चाह रहे, सवाल है कईयों का कि अभी तक जो केस लड़ा गया या फिर 11 मतलब जो 11 वर्ष में प्रयास हमारी ओर से किए गए, क्या उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रही होगी? ऐसा कुछ लगता है कि हो संभावना है इस बात की कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई लापरवाही ऐसा हो, मतलब ऐसी संभावना है क्या? कुछ ऐसा लगता है? देखिए, उसमें तो आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आंसर दे सकती हूँ एज ए लॉयर, बिकॉज मुझे देखो, मैं काफी इस केस में जितना मैंने पढ़ा है, मैंने हमेशा से बोला है, और कई लोग मुझे पूछते भी हैं कि क्या आप आसाराम बापू के फॉलोअर हैं क्या, जो आप इतना डीप में उनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा से बताया कि मैं तो आज तक नॉट अ सिंगल टाइम आई हैव मेट आसाराम बापू, मैं एक बार भी उनसे मिली नहीं हूँ, मैं कभी उनके आश्रम में भी नहीं गई हूँ, इवन साधकों से भी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। सिर्फ एक पैरोकार जो मैंने पहले भी बताया था, रामचंद्र भट्ट, वो मेरे पास आए थे फाइल्स लेकर, उसके बाद ही मेरे पास सारी फाइल्स आई थी, और उसके बाद ही मैंने फर्स्ट टाइम आप ही के चैनल पर जो है मैंने ये बात रखी थी। उसके बाद से समय समय पर जो भी क्वेश्चन मेरे सामने लीगली रखे गए हैं, उन सब का मैंने आंसर दिया है, चाहे वो आपकी तरफ से, मानो जी आपकी तरफ से रखे गए, और जो भी मेरे सामने सवाल आए हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रॉपरली एक्सप्लेन करके जवाब दिए हैं। सो इफ एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन रिगार्डिंग लॉ इज देयर, आई एम हियर टू आंसर। कोई भी स्पेसिफिक लॉ का क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे आंसर देने के लिए हूँ, और इसमें भी अगर आप कुछ पूछते हैं कि कहाँ पे त्रुटि हुई है, तो आप मुझे अगर पूछेंगे कि ये क्या, ये त्रुटि है या नहीं है, तो मैं आंसर कर सकती हूँ। लेकिन एज अ जनरल वे में हाउ कैन आई एक्सप्लेन? नो, आई एम नॉट इनटू द लीगल, उनकी जो लीगल टीम है मैं उसमें मेंबर भी नहीं हूँ।
सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, लेकिन आप कुछ पूछेंगे कि हाँ ये चीज में ये हुआ है तो क्या ये गलत है या सही है, देन आई कैन आंसर इट। जी, बिल्कुल बहुत सही। और दर्शकों से भी मेरा यही निवेदन रहेगा, जो भी कीर्ति जी ने कहा, कि यदि आप कोई ऐसी त्रुटि और लापरवाही की बात कर रहे हैं कईयों के कमेंट से, तो कृपया आप कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई ऐसा सवाल करिए ना कि भाई ये डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसा कोई घटना कोई बात जैसा, तो फिर इस तरीके से अगर हम पूछते हैं तो जवाब मिलेगा। आप केवल यही कहोगे कि बस गलतियां हुई तो फिर गलती हुई कहाँ है तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने ये गलती बताई, मैंने अहमदाबाद कोर्ट की जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिशन का पॉइंट, वो बहुत बड़ा है, वो एक विचारणीय विषय है, वो मैंने अपने आप देखा है। बिकॉज वो जजमेंट देखने के बाद से मेरे खुद जो ऑफिस में जो इंटर्न्स हैं, जो बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं, वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि मैम ऐसा कैसे डिस्क्रिशन कोर्ट ने किया है। एंड इवन आई कैन से यू, कल को देखिए पहले कहा जाता था, माँ बाप अपने बच्चों को कहते थे कि आप बड़े नेता बनिए, आप बड़े आईएएस ऑफिसर बनिए, मेरा सपना है कि मेरा बच्चा एक बहुत बड़े पोस्ट पे बैठे। पहले माँ बाप कहते थे हमारे बच्चे विवेकानंद बने, हमारे बच्चे ऐसे बड़े अच्छे लोग बने। तो अब माँ बाप क्या कहेंगे इस जजमेंट के बाद से? नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं बड़े पोस्ट पे जाने की, कोई जरूरत नहीं विवेकानंद बनने की, कोई जरूरत नहीं समाज की सेवा करने की, कोई जरूरत नहीं आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनने की, यही माँ बाप कहेंगे। क्योंकि ये जो जजमेंट है ये यही कह रही है कि आप अगर बड़े बड़े पोस्ट पर होंगे, आप बड़ा कोई कार्य करेंगे, आपके बड़े फैन फॉलोइंग होंगे, आपके बड़े फॉलोअर्स होंगे बहुत ज्यादा, तो ऐसा होगा। तो फिर आप ये सोचने की बात है, ये इसीलिए ये विचारणीय विषय है जो मैंने यहाँ पर रखा है। तो छोटी बात नहीं है, दिस इज अ वेरी बिग थिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विषय। सो जो कि सबको इस पे गौर करना चाहिए। नॉट इवन, मैंने शुरू से कहा कि सिर्फ बापूजी के शिष्यों को नहीं, बापूजी के फॉलोअर्स को नहीं, सभी को ये बात सोचनी चाहिए। कल को आपके साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा? बिल्कुल जी। और एक प्रणत चौधरी जी की कमेंट ले लेता हूं कि केस में सजा होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है कीर्ति जी। तो इसमें मतलब आप बताइए क्या मतलब इसमें क्या हो सकता है? देखिए बहुत सारे कारण होते हैं और बेसिकली अगर मैं अहमदाबाद केस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो मैंने अहमदाबाद केस की बात कही है उसकी तो मैंने जी जजमेंट पढ़ी है, इसलिए मैंने उसका एनालिसिस किया था। उसमें तो जी 12 साल बाद कोई एविडेंस हो ही कैसे सकता है, मेडिकल एविडेंस नहीं हो सकता है। इवन उसमें जो बाकी के एक्यूज पीपल थे, यानी जो उसमें आसाराम बापू के फैमिली मेंबर्स थे और जी उसमें और भी कुछ फॉलोअर्स के भी नेम थे, 6 और भी आरोपी थे, उन सबको एक्विटल कर दिया गया। यानी एक तरफ कोर्ट ने कहा कि हम जो विक्टिम का ये स्टेटमेंट है वो 6 पीपल के लिए नहीं मानते, यानी विक्टिम की स्टोरी में 7 पीपल इन्वॉल्व है, आसाराम बापू अलॉन्ग विद 6 पीपल। ओके, सो नाउ कोर्ट कह रही है कि 6 पीपल को मैं एक्विट कर रहा हूं ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द सेम विक्टिम, उसी विक्टिम की स्टेटमेंट पर मैं 6 पीपल को एक्विट कर रहा हूं, लेकिन आसाराम बापू को कन्विट कर रहा हूं। जी सो ये बहुत बड़ी अजीब सी बात है। नाउ सेकंड थिंग कोर्ट ने कहा, उसमें जो मैंने अभी इतनी देर तक एक्सप्लेन किया डिस्क्रिशन के बारे में, कोर्ट ने कहा कि इसमें 12 साल का जो डिले है, जब आर्ग्यूमेंट किया गया 12 साल के डिले के ऊपर, तो कोर्ट ने कहा कि बिकॉज इसमें आप बड़े इंसान हैं, बड़े लोग हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप अप्रोचेबल इंसान है, तो 12 साल तक अगर वो चुप रही तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये जायज सी बात है कि कोई नहीं कंप्लेंट करेगा। बल्कि ऑपोजिट होता है, बल्कि मैं तो यहाँ पर यही कहूंगी कि अगर जितनी ज्यादा पुलिस की सुरक्षा होती है, जितनी ज्यादा पुलिस का आना जाना होता है, बड़े लोग बड़े पोस्ट पर होते हैं, उतना ज्यादा मुश्किल होता है ये क्राइम करना, बल्कि ऑपोजिट होता है। सो ये सारी बातें जो मैंने एनालिसिस की थी वही मुझे लगता है, और मैंने लीगल ग्राउंड्स पर एनालिसिस किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा, बिकॉज यहाँ पर उतना अभी टाइम भी नहीं है कि मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूं जो जजमेंट पढ़ के मैंने दिया है। सो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, फाइट फॉर अ राइट बाय श्री आर.एम. मिश्रा एंड एडवोकेट कीर्ति, उस पे अहमदाबाद कोर्ट की जजमेंट का भी डिटेल्ड एनालिसिस किया है, और जोधपुर केस का भी मानव बुद्धि जी के चैनल पे मैंने जो डिटेल एनालिसिस किया था, उसमें जोधपुर केस के ज्यादा पॉइंट्स मैंने वहां पे बोले थे। सो देयर आर वेरियस अदर पॉइंट्स, और मैंने वहां पे उस समय भी कहा था और आज भी मैं ये कहती हूँ कि अपील में ये सारे लीगल पॉइंट्स अच्छे से रखने चाहिए, एंड दिस ऑल दीज टू जजमेंट शुड नॉट बिकम अ साइटेशन फॉर द कंट्री। ये बहुत ही सोचनीय विषय है और ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए भी मैंने ये भी इसलिए भी कहा है, आप मतलब जितने लोग मुझे यहाँ लाइव देख रहे हैं, जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, वो मुझे जानते होंगे कि आई एम ऑलवेज दैट एडवोकेट हु इज एडवोकेटिंग फॉर द रेप विक्टिम्स। मेरा रिकॉर्ड अगर आप देखें शुरू से, तो मैंने रेप विक्टिम्स के लिए आवाज उठाने वाली मैं एडवोकेट हूँ। मैं ही हूँ जिसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पीआई डाली थी रेप के कानूनों को स्ट्रिक्ट करने के लिए। तो आज जब मैं आसाराम बापू के केस के बारे में बात करती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि आप तो रेपिस्ट का साथ दे रहे हैं।
सो मैं वहां पर ये जवाब देना चाहती हूँ कि मैं ही एडवोकेट वो कीर्ति आहूजा हूँ जिन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पीएल फाइल की थी 2020 में, इवन बिफोर स्पीकिंग फॉर आसाराम बापू। तब मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि रेप के कानूनों को स्ट्रिक्ट कीजिए, क्योंकि आई हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर द रेप विक्टिम्स सिंस स्टार्टिंग। और रेप के कानूनों में बदलाव के लिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे, जहां पे ऑनरेबल सीजीआई उस समय चीफ जस्टिस रमना जी थे, उनके साथ में 3 जजेस बेंच थी। उन्होंने मेरे सारे सजेशंस को अप्रिशिएट करके गवर्नमेंट को कहा था कि आप इनके सुझावों को कंसिडर कीजिए। तो अभी जैसे कोलकाता रेप केस हुआ, उससे पहले छावला रेप एंड मर्डर केस हुआ, वहां पे जिन कमियों की वजह से आरोपी छूट गए छावला रेप एंड मर्डर केस में, और कोलकाता रेप केस में भी छूट सकते हैं, जो कमियां हैं वो सब मैं हमेशा से मार्कआउट करती आई हूं और आवाज उठाती आई हूं। तो मैं वो एडवोकेट हूं, और इसीलिए मैं आसाराम बापू के लिए बोल रही हूं, बिकॉज जो ये समझता है कि रेप और मर्डर केसेस में कन्विक्शन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आरोपियों को डर आए, वो ही एडवोकेट ये समझ सकता है कि फॉल्स केसेस भी नहीं होने चाहिए। बिकॉज अगर इस तरह के फॉल्स केसेस होंगे तो ये ना सिर्फ उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है जिनके ऊपर फॉल्स केस हो रहा है, साथ में उन लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक है जो रियल के विक्टिम्स हैं, जिनके साथ रियल में ऐसा क्राइम होता है। उनको भी न्याय मिलने में देरी होती है, उनके ऊपर केसेस में भी डाउट पैदा हो जाता है। इसीलिए फॉल्स केसेस नहीं होने चाहिए। और अगर देश में स्ट्रिक्ट कानून की सब लोग मांग करते हैं कि रेप और मर्डर केसेस जो आजकल इतने बढ़ रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं, कोलकाता रेप हॉरर जो सबने सुना, तो वो क्यों नहीं डर आ रहा आरोपियों में? बिकॉज ऑफ द फ्लॉज इन दिस सिस्टम। ये जो फ्लॉज है कि यहाँ पर एक फॉल्स केस में कोई 12 साल तक किसी को बेल नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ एक एक मर्डर केस में, जो कि हॉरेंडस मर्डर केस था, जो रेप केस था, छावड़ा रेप एंड मर्डर केस, जिसपे मैंने वीडियो भी बनाई थी, उस केस में आरोपियों को छोड़ दिया गया, जबकि उसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, डेथ सेंटेंस दी थी, वहां पे छोड़ दिया गया। सो ये जो चीज है कि निर्दोष जी, ये जो चीज है कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, दोषी छूटे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, तभी देश में कानून की व्यवस्था बन सकती है। अगर एक तरफ आप निर्दोष को जेल में डाल रहे हैं और दोषी बरी हो रहे हैं, तो कैसे किसी आरोपी को डर आएगा? आप बताइए। ये जो डिसबैलेंस है, इसी के लिए मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने आसाराम बापू का केस पढ़ा था और फर्स्ट टाइम जब मैंने इंडिपेंडेंटली बोला था, तब मैंने यही बात बोली थी कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी छूटे नहीं। अगर ये चीज नहीं हमारे देश में होती है तो आई डोंट थिंक कि कानून की व्यवस्था सही से हो सकती है। आई डोंट थिंक कि किसी आरोपी को डर आ सकता है। और एज एन एडवोकेट, एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, हम तो आए दिन देखते हैं इस तरह के केस आते हैं जिसमें कि इस तरह के कानून का मिसयूज होता है, फॉल्स केस किए जाते हैं। सो इसीलिए मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब सजेशंस दिए थे, तब मैंने पीएल में ये भी कहा था कि आप दोनों तरह के केसेस को सेपरेट कर दीजिए। एक वो केसेस होते हैं जिसमें कि ब्रूटल रेप के साथ में मर्डर हो जाता है, एक वो केसेस होते हैं जिसमें कि एक लड़की आके बयान दे रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो एक नॉर्मल माइंड से आप सोचिए कि प्रोबेबिलिटी, एक संभावना किसमें है कि कोई झूठ भी बोल सकता है? ऑब्वियसली सेकंड कैटेगरी में, जिसमें कि एक लड़की आके बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। प्रोबेबिलिटी, एक संभावना उस केस में हो सकती है दैट शी मे स्पीक लाए, कोई ना कोई रीजन की वजह से वो झूठ बोल सकती है। ऐसी संभावना सेकंड कैटेगरी में है। फर्स्ट कैटेगरी में बिल्कुल भी संभावना नहीं है। जिसका मर्डर कर दिया गया, जिसका ब्रूटली रेप हुआ है, उस कैटेगरी में जिसमें कि बहुत ग्रीवियस इंजरीज आ गई हैं, किसी के साथ में ब्रूटली रेप हो गया है, उस कैटेगरी में तो संभावना नहीं है। तो आप दोनों कैटेगरीज को सेपरेट कीजिए, तभी सही से न्याय व्यवस्था चल पाएगी। आज एक ही कोर्ट के सामने दोनों केसेस आते हैं, दोनों केसेस के लिए सजा है। अब एक तरफ जहां पे आवाज उठाई जाती है कि रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो, वहां पे दूसरी कैटेगरी के लोग जो कि सही में फॉल्स केसेस भुगत रहे हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं मैम देखिए ये तो बोल रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए, अब हमारे ऊपर फॉल्स केस चल रहा है तो क्या हम फांसी पे लटक जाए? आपको तो पता है मैडम हमारे ऊपर फॉल्स केस हुआ है। तो मुझे पता होता है कि इस केस में, पर्टिकुलर केस में, यहाँ तो झूठा केस है और वहां पे लोग आवाज उठा रहे हैं। और इवन बल्कि मैंने खुद आवाज उठाई है कि हाँ फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन वही अगर कानून का मिसयूज सेकंड कैटेगरी के लोग करेंगे तो आप बताइए कितना ज्यादा इनजस्टिस हो जाएगा। इसीलिए दोनों कैटेगरी के केसेस को अलग करना चाहिए। एक वो जहां पर ब्रूटल रेप और मर्डर होता है, एक वो कैटेगरी जहां पे संभावना हो सकती है कि कोई झूठ बोल सकता है। दोनों कैटेगरीज को सेपरेट करो। दोनों कैटेगरीज का इन्वेस्टिगेशन पार्ट, ट्रायल पार्ट और उसका कन्विक्शन, सजा पार्ट, दोनों का सेपरेट होना चाहिए।
अभी क्या है कि एक ही सेक्शन है दोनों के लिए, इसीलिए ये दोनों को अलग होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए देखो मिसयूज भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सेकंड कैटेगरी में मिसयूज होता है, सेकंड कैटेगरी में सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, जिसमें की संभावना होती है झूठ बोलने की। सो इसीलिए अगर ये सेपरेट हो जाए कैटेगरी, सो वहां पर मिसयूज अगर कम हो जाएगा, तो आई थिंक इफ मिसयूज ऑफ द लॉ इज रिड्यूस्ड, देन ओनली जो सही केसेस हैं, जहां पर विक्टिम्स को न्याय नहीं मिल पाता है, जहां पे रियल में विक्टिम्स के साथ गलत हुआ है, वहां पर उनको न्याय भी जल्दी मिल पाएगा। सो दो बोथ द केसेस आर इंटरकनेक्टेड। जी, तो क्या लगता है बापूजी को आखिर न्याय फिर कब मिलेगा? यानी मतलब ये सब आपने जैसा कहा कि ये सुधार उसमें होना चाहिए कानून में, तो ये क्या तब तक बापूजी को न्याय मिलेगा नहीं फिर? ऐसा उम्मीद अभी कुछ मतलब कैसा? 11 वर्ष तो ऐसे निकल गए बापूजी के, और कितने साल निकलेंगे फिर? कब आखिर कब सुधार होगा न्याय में और कब व्यवस्था में? मतलब क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें तो अभी लीगली अगर देखें तो अपील ही एक नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की दोनों जोधपुर एंड अहमदाबाद केसेस में दोनों में जजमेंट आ चुकी है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ओनली अपील। आपके पास एक अपील है जो कि आपने अच्छे से वहां पर आर्ग्यू करनी है और टाइमली आर्ग्यू करनी है, बिकॉज एज आई से कि इफ आसाराम बापू इज नॉट इवन अलाइव टू सी हिज जजमेंट, तो किस बात की जस्टिस है अगर वो जिंदा ही नहीं बचेंगे। सो इसीलिए अपील जो है वो जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो सारे लीगल पॉइंट्स है वो अच्छे से वहां पर रेज करना चाहिए। जो केस देख रहे हैं एडवोकेट, उन्होंने अच्छे से सब कोर्ट के सामने रखना चाहिए। नंबर 3, जो मैंने यहाँ पे ऑल टुगेदर सबके लिए एक पॉइंट बताया है, जो नंबर 3 नॉट ओनली फॉर द आसाराम बापू एंड उनके फॉलोअर्स के लिए, जो मैंने सभी मानव जाति के लिए उठाया है, जो सभी सिटीजन्स के लिए, फॉर ऑल द इंटेलेक्चुअल्स टू थिंक अबाउट, जो मैंने इश्यू उठाया है, वो सबके लिए सोचने वाली बात है। और वो चेंज होना चाहिए, सुधार आना चाहिए। इसी के लिए मैं हमेशा से आवाज उठाती आई हूँ, एंड आई विल कीप रेजिंग दोस पॉइंट्स, एंड आई होप कि ये चेंज हो, बिकॉज इसके जो आगे आने वाले जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ही डेंजरस होंगे। अगर इस चीज पर आज विचार नहीं किया गया सबके द्वारा, सो कॉन्सिक्वेंसेज विल नॉट बी वेरी गुड फॉर द सोसाइटी एज अ होल। जी जी, तो जो भी दर्शक और किसी के कोई कमेंट, कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है लगभग जितने यहाँ मैं सवाल देख रहा हूँ उसके जवाब आप सबको मिल ही गए हैं। सब जवाब कीर्ति ने बहुत अच्छे रूप से समझाया है, बहुत अच्छे मतलब विस्तार पूर्वक इस बात को रखा है बापूजी के साथ जो अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय आखिर रुके तो किस तरह रुके, मतलब इसमें क्या प्रयास हमारी ओर से होने चाहिए वो भी उन्होंने कहा है, कीर्ति जी ने वो भी बताया है। और जी, हेमलता अग्रवाल जी, शब्बीर रौनक जी, सभी का स्वागत, सभी को साधुवाद। और एक जैसे कीर्ति जी आज ये जो जंतर मंतर में आंदोलन चल रहा है, इसमें आपको भी आमंत्रित किया गया था। ये तो संविधान की मर्यादा में रहकर ये आंदोलन किया जा रहा है, तो क्या इस तरह के आंदोलनों से भी कुछ लाभ मिल सकता है? क्या लगता है आपको? मतलब केस में कोई इसका लाभ होगा ऐसे आंदोलन करने से? देखिए जो मैंने अभी 3 पॉइंट्स बताए, नंबर 1 एंड 2 में तो कोई इसका लाभ नहीं है, बिकॉज वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में करना है आर्ग्यूमेंट। जी, और जैसा कि आप पूछ रहे थे कि कोर्ट में क्या त्रुटियां हैं, कुछ केस में क्या क्या त्रुटियां हैं, वो सब त्रुटियां जो है वो रखनी चाहिए अपीलेट कोर्ट में। और अगर आप मुझसे पूछ रहे, मेरे सामने तो जो ऑनलाइन जजमेंट थी, ऑनलाइन जजमेंट के हिसाब से जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं अपनी वीडियोस में चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो फिजिकली एडवोकेट वहां पर प्रेजेंट थे, जिन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है, जिन्होंने विटनेस का डेमिनर देखा है, वो ही अच्छी तरह से देख सकते हैं, बता सकते हैं, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट में ये केस देखा है और अब हाई कोर्ट में देख रहे हैं। सो उन सब बातों को वो अच्छे से हाई कोर्ट के सामने रखें, कोर्ट के सामने, अपीलेट कोर्ट में सब आर्ग्यूमेंट्स अच्छे से रखें, तो उसमें तो ये जो आंदोलन है इसका कोई एज सच इफेक्ट नहीं होता है, और ना ही आना भी चाहिए। बिकॉज अदरवाइज ऐसा होगा तो बिकॉज कोर्ट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। मैं तो कहूंगी कि अगर इस धरने का कुछ इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो दूसरी तरफ का भी नहीं इफेक्ट आना चाहिए, जो कि आता है जनरली। मीडिया ट्रायल के बारे में मैंने उठाया था एक बार पॉइंट, कि मीडिया ट्रायल का कितना इफेक्ट आजकल आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। मीडिया ने ट्रायल नहीं चलाना चाहिए। सनातन संस्था के केस में भी क्या हुआ था, मीडिया ट्रायल इतना चला था जिसमें कि कितने सालों तक ये कहा गया कि इसमें पूरी तरह से इनका रोल है, सनातन संस्था के जो मेंबर्स थे उनका रोल है, लेकिन आज ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल किया, उसमें कहा कि इनका कोई रोल नहीं था, जो सनातन संस्था के मेन 4 लोग थे। सो मीडिया ट्रायल का इफेक्ट जैसे कोर्ट पर नहीं आना चाहिए, मैं हमेशा से कहती हूँ, तो किसी भी साइड से नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि इस धरने का भी नहीं आएगा, ऑपोजिट साइड का भी नहीं आना चाहिए। कि एक जो मेंटालिटी की बात मैंने शुरू करी कि एक
एक मेंटालिटी हो जाती है कि कोई अगर समाज सेवा में है या कोई साधु है, संत है, उसके लिए पहले से एक माइंड में मेंटालिटी बन गई है कि वो तो इस तरह का ही होगा केस, उसमें कन्विक्शन ही होनी चाहिए, उसमें तो लड़की ही सच बोलेगी। जैसे सनातन संस्था में भी माइंडसेट था, आसाराम बापू के केस में भी था, तो वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अगर इस धरने का प्रभाव नहीं है तो फिर ऑपोजिट साइड का भी माइंडसेट नहीं आना चाहिए। आई वुड से कि दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, बिकॉज कोर्ट ऑफ लॉ क्या होता है, कोर्ट शुड नॉट बी प्रिजुडाइज फ्रॉम एनी साइड। कोर्ट ने सिर्फ जो उनके सामने फैक्ट्स हैं, लॉ है, एविडेंस है, उसके हिसाब से कोर्ट ने जस्टिस देना चाहिए, किसी भी तरह से प्रभावित होके नहीं देना चाहिए, तभी ठीक से न्याय हो सकता है। और प्रभाव इन द सेंस कि ये भी नहीं देखना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जैसे अहमदाबाद कोर्ट ने जो उसमें फाइंडिंग्स दी है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कानून के सामने सब बराबर होते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो बड़े पद पर हो, चाहे वो छोटे से छोटे पद पर हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कोई भी हो। जस्टिस शुड बी इक्वल फॉर ऑल, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव होने लग गया तो जस्टिस ही नहीं है, फिर देयर इज नो जस्टिस इन दैट केस। जी कीर्ति जी, अभी परसों 29 अगस्त को बापूजी की मतलब जो गुजरात हाई कोर्ट में एसओएस की जो अपील थी वो खारिज हो गई। तो उसमें एक ऐसी भी चर्चा चली कि जैसे कलकत्ता का जो प्रकरण हुआ, जो घटना हुई, मीडिया ने उसको जो उठाया, उसी का कहना कहीं असर है कि बापूजी की एसओएस खारिज कर दी गई। क्या लगता है, ऐसी संभावना है? क्योंकि आपने कहा कि मीडिया ट्रायल का काफी असर होता है, हुआ है मतलब बापूजी के केस में भी, तो क्या इसमें कुछ ऐसा लगता है? हालांकि इसके बाद तो कई बार पैरोल बेल कई बार खारिज होती रहती है, लेकिन ये जो अभी परसों हुआ है, ये जो चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे कीर्ति जी? देखिए, होना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी भी कहा, कोई भी कोर्ट, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ, कभी भी कोर्ट ने इफेक्ट नहीं होना चाहिए इस तरह से कि कोई मीडिया में कुछ हो गया या फिर कहीं पे कोई इंसिडेंस हो गया। और बिकॉज जजेस तो अच्छे से जानते हैं, बिकॉज इस कानून का मिसयूज भी होता है। अगर एक तरफ आज ये कोलकाता रेप केस हुआ है, तो कितने केसेस में ऐसी सामने बातें आई हैं जिसमें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बोली है कि कितना मिसयूज भी होता है। रेप के कानून के मिसयूज के ऊपर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली 6 महीने पहले एक जजमेंट दी थी। उसमें कहा था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कि इस तरह से अगर झूठे केस होंगे, फॉल्स केसेस की वजह से हमें पता ही नहीं चलेगा कि रियल कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। यानी कोर्ट्स आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस पॉइंट। सो इसीलिए फोकस आपने इस पे करना चाहिए। जो भी केस लड़ रहे हैं, केस आसाराम बापू का हाई कोर्ट में, उनका फोकस इस पे होना चाहिए कि कौन से पॉइंट पर कोर्ट जो है वो बेल नहीं दे रही या पैरोल नहीं दे रही, या फिर जो भी आप एसओएस मांग रहे हैं, जो भी रिलीफ मांगने गए हैं, वो कोर्ट किस पॉइंट पर अटकी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आंसर कीजिए। लाइक जैसे मैंने कहा कि बेल और पैरोल के पॉइंट पर उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अराइज हो सकता है, तो उसमें आंसर देना चाहिए कि आप एक बार करके तो देखिए। अब जैसे अभी करके देखा, 3 दिन हो गए आई थिंक माधव बाग गए हुए, तो ऐसा कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं हुआ, कोई नहीं गया वहां पे। तो इस तरह से जहां पर बात अटकती है, एडवोकेट शुड आंसर टू द कोर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बातें इधर उधर बोलने लगते हैं, लेकिन कोर्ट का जो व्यू पॉइंट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आंसर देना चाहिए, सो दैट कोर्ट का वो पॉइंट क्लियर हो जाए। अभी एसओएस की बात करें तो मेरे पास आया था जजमेंट, वो मैंने डिटेल में नहीं लेकिन एक सरसरी नजर से देखा था। उसमें मैंने लास्ट की फाइंडिंग्स पढ़ी थी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें करी है। उसमें उन्होंने पास्ट कंडक्ट के बारे में लिखा है कि जो पहले इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं, और उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का पॉइंट भी उन्होंने इंक्लूड किया है। मेडिकल पे उन्होंने आंसर दिया है कि एम्स नहीं खुद जा रहे हैं, आसाराम बापू एम्स खुद जाने से मना कर रहे हैं। पैरोल का भी उन्होंने पुराने ऑर्डर का रेफरेंस दे दिया है। सो इन सब पॉइंट्स पे उन्होंने दिया है, मेरिट्स पे उन्होंने आंसर नहीं दिया है। बेसिकली उन्होंने इन पॉइंट्स पे आंसर दिया है कि क्यों बाहर आने में प्रॉब्लम है, जो पुराना कंडक्ट है, जो पहले कुछ विटनेसेस के ऊपर हमले वगैरह हुए। सो अब यहाँ पर यानी हाई कोर्ट का पॉइंट अटका है। सो अगर सारी आर्ग्यूमेंट आपने मेरिट्स पर करी है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन अगर हाई कोर्ट इस पॉइंट पर है तो उस पॉइंट पर आंसर करना चाहिए। सो अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं इस ऑर्डर को, तो पर्टिकुलरली इस पॉइंट के एडवोकेट्स ने आंसर देना चाहिए कि क्या जो विटनेसेस पर हमला हुआ उसमें आसाराम बापू का रोल था कि नहीं। अगर नहीं था तो आप सुप्रीम कोर्ट में बताइए डिटेल में। और सेकंड पॉइंट, अगर आप बोल रहे हैं मेडिकल ग्राउंड पे आसाराम बापू ने एम्स जाने को मना किया, तो क्यों मना किया, क्यों वो एम्स नहीं जाना चाहते, वो इंडिपेंडेंटली किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। सो ये सब आंसर्स जो एडवोकेट्स आर्ग्यू कर रहे हैं, उनको अब सुप्रीम कोर्ट में सारे पॉइंट्स रखने पड़ेंगे जिन पॉइंट्स पर हाई कोर्ट ने मना किया है।
सो देयर इज वन कोर्ट ऑफ लॉ लेफ्ट, वहां पर चैलेंज करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। एक बस अंतिम संदेश आप दे दीजिए, आज जो 11 वर्ष पूरे हो गए बापू जी को, तो साधकों के लिए, समाज के लिए, सनातनियों के लिए, देश के लिए, एक एडवोकेट के नाते, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, आप एक संदेश क्या देंगे, फिर हम पूरा करेंगे। एज एन एडवोकेट एंड ऑल्सो मैनेजर ऑफ फाइट फॉर राइट, जिसके थ्रू मैं सोशल और लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करती हूँ, उसके नजरिए से मैं यहाँ पर एक बात वापस रिपीट करना चाहूंगी कि कोई भी निर्दोष फंसे नहीं और कोई भी दोषी बचे नहीं। ये पॉइंट मैं शुरू से बोलती आई हूं और आज भी मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूं बिकॉज यही चीज है जो कि कानून के सिस्टम को खत्म कर देगी। एक देश में हमारे कानून सिस्टम नहीं खड़ा रह सकता अगर दोषी छूटने लगेंगे और निर्दोष फंसने लगेंगे, अगर निर्दोषों को बेल नहीं मिलेगी और दोषियों को बेल मिलती रहेगी, तो ये कानून सिस्टम कुछ नहीं बचेगा देश में। फिर ये जो रेप केसेस, जैसे कोलकाता में हॉरेंडस मर्डर रेप केस हुआ, वो होते रहेंगे बिकॉज अगर दोषियों को बेल मिलती रहेगी। कितने दोषियों को बेल मिल जाती है? क्यों? जिसमें मर्डर केस हो गया, जिसमें हॉरिफिक रेप केस हो गया, उसमें मिल जाती है। अभी 2 साल पहले की बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो मैंने केस एक बार रेफर भी किया था, जिसमें एक 4 साल की बच्ची का रेप एंड मर्डर केस हुआ, 4 साल की छोटी बच्ची का। उस समय भी देश में बहुत आंदोलन हुआ, जैसे अभी कोलकाता में हो रहा है, फांसी दो फांसी दो फांसी दो। ट्रायल कोर्ट ने फांसी दे दी, हाई कोर्ट ने भी फांसी दे दी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक इंग्लिश पोएट का कोई लिया उन्होंने कोटेशन, और उन्होंने कहा कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, एक हर एक पापी का एक फ्यूचर होता है, सो इसीलिए हम एक चांस देते हैं उसको अपना सुधार करने का। उसकी फांसी की सजा को कम किया, और कम करके सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं किया, 20 इयर्स में कम्यूट कर दिया, ओनली फॉर 20 इयर्स। उसके बाद से उस बच्ची की मां ने आके सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली कि ऑनरेबल जज साहब, आपने उसको कहा कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, लेकिन मेरी बेटी का फ्यूचर का क्या? मेरी बेटी का फ्यूचर नहीं था, आप एक पापी का फ्यूचर सोच रहे हैं, मेरी बेटी का फ्यूचर का क्या? लेकिन द रिव्यू पिटीशन वाज आल्सो डिसमिस्ड। तो अगर देश में ऐसे रेप एंड मर्डर केसेस के कन्विक्ट्स को, रेपिस्ट को फांसी की सजा कम्यूट कर दी, 20 साल कर दी, और दूसरी तरफ एक आपने सुना होगा विष्णु नाम के आदमी को, वो 20 साल जेल में बिता के आया, उसके ऊपर कोई केस बनता भी नहीं था, झूठा रेप केस था। तो आप बताइए ये कैसा न्याय हो गया? एक तरफ जिसको कन्विक्शन हो चुकी है, जो रेपिस्ट है, मर्डर किया है जिसने, फांसी की सजा हाई कोर्ट ने अपील की थी, उसकी सजा 20 साल हो गई। दूसरी तरफ एक विष्णु नाम का आदमी 20 साल जेल में बिता के आया, जिसने किया भी नहीं रेप। तो अगर निर्दोष को बेल नहीं मिल रही और दोषी छूट रहे हैं, तो ये कानून सिस्टम कहाँ चला जाएगा हमारे देश में? और यही चीज जो असल में क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, जैसे माइंडसेट के लोग जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रियल में क्राइम करते हैं, रेप करते हैं, ब्रूटली उनका मर्डर कर देते हैं, ऐसे क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते हैं ना, वो यही सब चीजें देखते हैं फिर कि फांसी कब होगी, किसको होगी, छूट जाएंगे हम एक दिन, बेल मिल जाएगी हमें, वो यही चीज देखते हैं। और एक तरफ जिनको की जो निर्दोष होते हैं, जिनको की झूठा फंसाया जाता है, वो एज एन एडवोकेट हमारे पास आते हैं कि हमारे ऊपर देखो इतना झूठा केस है मैम, इसमें तो कोई सबूत भी नहीं है, फिर भी हमारे फैमिली के इस व्यक्ति को देखो बेल नहीं मिल रही है। सो ये अगर डिसबैलेंस हमारे देश में आगे बढ़ता रहा तो ये बहुत ही डेंजरस है। इसीलिए एज एन एडवोकेट मैंने ये सजेशन पहले भी दिया था, मैं फिर से दूंगी कि दोनों तरह के कैटेगरी को सेपरेट कर दीजिए। अगर आप ये मेरा लास्ट कमेंट चाह रहे हैं तो शुरुआत मैं वहीं से करूंगी कि निर्दोष फंसे नहीं, दोषी छूटे नहीं। और उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि दोनों कैटेगरीज को सेपरेट करें। जहां पर संभावना होती है कि कहीं ना कहीं झूठ का कंपोनेंट हो सकता है, वहां पर कैटेगरी सेपरेट कर दें। और जहां पर पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि कोई झूठ बोलेगा, जहां पर ब्रूटली रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, ऐसे केसेस में इमीडिएटली ट्रायल खत्म करो, इमीडिएटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अपील खत्म करो, और 1 साल के अंदर ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों को फांसी पर लटका दो। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जहां पर झूठा फंसाया जा रहा है, उनको समय पर न्याय दे दो, समय पर बेल दे दो, जो निर्दोष हैं। तब देखो आप कि कितना बदलाव आ जाएगा देश में। ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों को भी डर आएगा, और जो निर्दोष लोग हैं
उनको भी न्याय मिलेगा। और क्योंकि क्या होता है कि एक ही कोर्ट के सामने दोनों तरह के केसेस आ जाते हैं, तो जजेस के लिए भी मुश्किल होता है। अब इसीलिए तो देखो फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि जजेस को भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ हम गलत ना कर दें, कहीं किसी गलत व्यक्ति को ना सजा हो जाए। कन्विक्शन क्यों रेट कम है? बिकॉज इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे फॉल्स केसेस आ जाते हैं। इतने सारे फॉल्स केसेस की वजह से जो मिक्स हो जाते हैं, फॉल्स और ट्रू केसेस मिक्स हो जाते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक दिन तो आएगा जब हमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा सच्चा केस है, कौन सा झूठा केस है। तो ये जो मिक्स हो जाते हैं फॉल्स और ट्रू केसेस, इस वजह से देश में कन्विक्शन रेट कम है। और इसी कन्विक्शन रेट के कम होने की वजह से रियल में जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको डर नहीं आता है। और स्पेसिफिकली आप जो लास्ट कमेंट अगर आसाराम बापू के केस में लेंगे मुझसे, तो मैं यही कहना चाहूंगी जो मैंने पहले कहा कि एपीलेट कोर्ट में अच्छे से सारे लीगल पॉइंट्स रखने चाहिए और फास्ट अपनी आर्ग्यूमेंट रख के एपीलेट कोर्ट से जजमेंट लेनी चाहिए। बिकॉज एज ए लॉयर जो मैंने जजमेंट पढ़ी है, जजमेंट पढ़ने के हिसाब से तो मुझे लगा है कि इसमें बहुत सारी जो है लीगल पॉइंट्स हैं जो कि आर्ग्यूएबल है। और आसाराम बापू के अहमदाबाद के केस में तो जो मैंने पॉइंट उठाया सभी के लिए, फॉर द सिटीजन्स, फॉर ऑल द सिटीजन्स, फॉर ऑल द इंटेलेक्चुअल पीपल टू थिंक हियर कि कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि 12 साल बाद, 15 साल बाद आपकी फैमिली में से, कोई रिश्तेदारी में से, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में से कल को कोई आके आपके ऊपर केस कर देगा कि 15 साल पहले मेरे ऊपर ऐसा ऐसा हुआ था आरोप। तब आप कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? और अगर ये आसाराम बापू की साइटेशन बन गई तो उस साइटेशन को आपके खिलाफ भी यूज किया जा सकेगा। सो देयरफॉर द डिस्क्रिशन व्हिच द कोर्ट हैज यूज्ड इन अहमदाबाद कोर्ट, ये डिस्क्रिशन जो है वो आर्बिट्ररी है। और वो डिस्क्रिशन का यूज इस तरह से आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। एज एन एडवोकेट यहाँ पर मेरा ये लास्ट कमेंट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी, आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे रूप से समझाया, विस्तार से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट कीर्ति आहूजा जी, सभी जानते हैं उनको। और आज तो बहुत ही, इसके पहले भी उन्होंने चर्चा इस पर काफी की है पूज्य बापू जी के केस को लेकर, और आज भी सारे सवालों के जवाब उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से दिए। पुनः एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद।